गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं एक पहले भी मैंने पढ़ा चुकी पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्याय की प्रमुख अवधारणा। इनके नोट्स डाले हैं, एक बार और समझा देती हूँ, उसके बाद सेकंड चैप्टर पढ़ाऊँगी। एक बार ये समझ लो। न्याय का अर्थ, न्याय यानी जस्टिस, लैटिन भाषा के शब्द जस्टिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, यानी सभी को जोड़ा जाए, सम्मिलित किया जाए, अर्थात सभी को एक व्यवस्था के अंतर्गत जोड़ना। न्याय की व्याख्या अलग अलग विचारकों ने अलग अलग ढंग से प्रस्तुत की है। भारतीय विचारकों ने इसे धर्म से जोड़कर कर्तव्य पालन पर ही बल दिया है, जबकि पाश्चात्य विचारकों में सर्वप्रथम प्लेटो ने न्याय को आत्मा का गुण माना है, अरस्तु ने इसे सद्गुण माना है। ये अलग अलग विचारक हैं। ये शॉर्ट में है, इन नोट्स को एक बार पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी हद तक ये लेसन क्लियर हो जाए। तो न्याय का अर्थ क्या है? जस्टिस। जस्टिस यानी जोड़ना, सभी को एक व्यवस्था के अंतर्गत जोड़ना। भारतीय दर्शन में इसे धर्म से जोड़ा गया है, जबकि पाश्चात्य विचारकों ने इसे आत्मिक गुण सद्गुण माना है। प्लेटो के न्याय की अवधारणा। पाश्चात्य विचारकों में से सर्वप्रथम प्लेटो ने अपनी पुस्तक जो है रिपब्लिक, उसमें न्याय के बारे में बताया है। उसने न्याय को आत्मा का एक सद्गुण माना है। इसके अनुसार न्याय से तात्पर्य है, न्याय से क्या तात्पर्य? प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्दिष्ट दिया गया कार्य करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जो कार्य दिया गया है वह अपना कार्य करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही न्याय प्लेटो के अनुसार। प्रत्येक व्यक्ति को अपने द्वारा आपको दिया गया कार्य वो करें और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। प्लेटो के अनुसार वह न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय के दो रूप है, व्यक्तिगत न्याय होता है और एक सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसको करने में वह प्राकृतिक रूप से सक्षम हो। जिस कार्य को करने में उसको एबिलिटी हो वही कार्य करना चाहिए। जैसे कि अध्यापन की क्षमता हो तो उसे अध्यापन का कार्य करना चाहिए, बाहुबल है तो उसका प्रयोग सैन्य कार्य करने में करना चाहिए। सामाजिक न्याय के अनुसार, प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा के 3 तत्व होते हैं। तृणा यानी इच्छा, साहस शौर्य और विवेक बुद्धि। 3 तत्वों के अनुसार समाज को वह 3 वर्गों में बांटता है, जिसमें वह उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। जो उत्पादक वर्ग होता है उसमें तृणा की या इंद्रिय तृणा, मतलब तृणा की मात्रा अधिक होती है। इस वर्ग में इंद्रिय तृणा व इच्छा की ही प्रधानता होती है। इसमें व्यापारी, किसान आदि आ जाएंगे। सैनिक वर्ग, इसमें शौर्य या साहस तत्व की प्रधानता होती है और ये सैनिक कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं। शासक वर्ग, इसमें बुद्धि की प्रधानता होती है, विवेक की प्रधानता होती है। ऐसे व्यक्ति शासक, मंत्री, अधिकारी व न्यायाधीश आदि के लिए उपयुक्त होते हैं। इस वर्ग को हम अभिभावक वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लेटो का न्याय देखो बेटा, एकदम क्लियर कर लो। प्लेटो के अनुसार क्या है? प्लेटो के अनुसार न्याय प्रत्येक व्यक्ति को अपना दिया गया निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना, उसे न्याय कहते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय 2 प्रकार का, व्यक्तिगत न्याय, सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय के अंदर क्या होता है? व्यक्ति अपना जो सही वही कार्य करना चाहिए जिसके अंदर वह प्राकृतिक रूप से सक्षम हो। और सामाजिक न्याय के अंदर मानवीय आत्मा में 3 गुण हैं, तृणा इच्छा, साहस शौर्य, बुद्धि विवेक। इसके आधार पर समाज में 3 वर्ग हो जाएंगे, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अरस्तु का न्याय। इस प्रकार, अब उससे पहले हम बता दें, इस प्रकार प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार आत्मा मनुष्य के विभिन्न पक्षों में संतुलन स्थापित करके रहती है, ठीक उसी प्रकार यदि समाज के 3 वर्ग यानी उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार निर्दिष्ट कार्य करें और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करें तो समाज में न्याय की स्थापना हो जाएगी। प्लेटो के अनुसार आत्मा में 3 गुण हैं, तीनों विभिन्न पक्षों में संतुलन स्थापित करके रखती है। उसी प्रकार 3 वर्ग यदि समाज में संतुलित स्थापित करके रहे, अपना कार्य करें, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें तो समाज में न्याय की स्थापना अपने आप हो जाएगी। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार आत्मा का सद्गुण माना है और उसे नैतिक सिद्धांत के रूप में इसकी व्याख्या की जाती है कि प्लेटो का न्याय जो नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। अरस्तु की न्याय संबंधित अवधारणा।
अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। उसने न्याय की कानूनी अवधारणा का प्रतिपादन किया। अरस्तु के अनुसार न्याय के दो रूप हैं, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय के अनुसार, अरस्तु के अनुसार, पद, प्रतिष्ठा और धन, शक्ति व अधिकारों का वितरण, पद, प्रतिष्ठा, धन, शक्ति व अधिकारों का वितरण व्यक्ति की योग्यता के अनुसार किया जाना चाहिए। उसके अनुसार न्याय का वितरण सबको बराबर न मिलकर योग्यता के अनुसार किया जाए। जिसमें जितनी योग्यता हो उसको उतना ही न्याय मिला जाए। और सुधारात्मक न्याय, इसके अनुसार व्यक्ति को वितरणात्मक न्याय से प्राप्त अधिकारों का हनन होने पर या अन्य व्यक्तियों द्वारा नहीं होना चाहिए। और राज्य को व्यक्ति की जीवन, संपत्ति, सम्मान, स्वतंत्रता व अधिकारों की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। अरस्तु का न्याय एक बार वापस समझो। अरस्तु के अनुसार न्याय कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। वितरणात्मक न्याय मतलब कि पद, प्रतिष्ठा, धन, शक्ति, अधिकार जो भी है व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसे प्राप्त होने चाहिए। और न्याय का वितरण सबको बराबर ने मिलकर योग्यता के अनुसार होना चाहिए। और सुधारात्मक न्याय, यदि किसी को योग्यता के अनुसार वितरणात्मक न्याय से प्राप्त अधिकारों का यदि हनन होता है तो किसी के द्वारा होना नहीं चाहिए। और इसके लिए राज्य का दायित्व है कि व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, सम्मान, स्वतंत्रता व अधिकारों की क्या करे? रक्षा करे। अब है मध्यकालीन न्याय। ये तो प्राचीन विचारक हो गए। फिर मध्यकालीन के अंदर पढ़ेंगे। इस काल के अंदर संत ऑगस्टाइन व थॉमस एक्विनॉक्स ने न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की है। इस काल में राज्य को ईश्वरी की कृति माना जाता था। ऑगस्टाइन के अनुसार व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन ही न्याय है। कि व्यक्ति के द्वारा जो राज्य है, इस राज्य के प्रति जो कर्तव्य पालन करता है वही न्याय है। थॉमस एक्विनॉक्स के अनुसार न्याय एक व्यवस्थित व अनुशासित जीवन को व्यतीत करने और व्यवस्था के अनुसार कर्तव्यों के पालन में ही निहित है। मतलब कर्तव्यों का पालन ही ईश्वर जो राज्य है उसके प्रति कर्तव्य का यदि व्यक्ति पालन करता है तो वही क्या है? न्याय है, एक्विनॉक्स और ऑगस्टाइन्स के अनुसार। उसके बाद आधुनिक काल में न्याय संबंधित विचार, जिसमें डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय उन नियमों का पालन मात्र है जो सभी के हित में है, सर्वे हित में है, सर्वे हित जिसका आधार है। बेंथम के अनुसार सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का वितरण उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए। जो उपयोगी व सुखदायक है वह तो कार्य करने चाहिए। अतः बेंथम ने इसे अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के आधार पर न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की है कि वस्तुओं का वितरण जो है, वस्तु और सेवाओं का वितरण उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए। और उपयोगी जो सुखदायक है वे सभी कार्य किए जाने चाहिए। अधिकतम लोगों का अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के आधार पर बेंथम ने अपनी अवधारणा प्रस्तुत की है। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार मनुष्य को अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे नैतिक नियम स्वीकार करता है जिनसे दूसरे भी वैसी ही सुरक्षा अनुभव करे। अर्थात उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है। मिल के अनुसार मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे नियम स्वीकार करता है जिनसे दूसरे भी वैसी ही सुरक्षा अनुभव करे। अतः यानी उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है। आधुनिक मंत्र ही हम उपयोगिता ही है। फिर हम जॉन रॉल्स का देखते हैं आगे। जॉन रॉल्स के न्याय संबंधित विचार, इन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस, इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करा हुआ है, ध्यान से देखो, बुक में आप लोग कर लेना। थ्योरी ऑफ जस्टिस में सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया है। वे अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का जो सिद्धांत है उसका वे विरोध करते हैं। जॉन रॉल्स जो कि बेंथम ने दिया था, उन्होंने न्याय के 2 मौलिक सिद्धांत बताए हैं कि एक तो अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, स्वयं स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को उतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो अन्य व्यक्तियों को प्राप्त है, अर्थात सभी को समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो एक तो 2 सिद्धांतों पर आते, एक तो अधिकतम स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वह राज्य व व्यक्ति द्वारा ऐसी सामाजिक व आर्थिक स्थितियां स्थापित की जानी चाहिए जो सबके लिए क्या हो? कल्याणकारी हो। ऐसी स्थिति केवल अज्ञानता के पर्दे की ऐसी स्थितियां स्थापित, मतलब राज्य के द्वारा ऐसी सामाजिक व आर्थिक स्थितियां स्थापित की जाए जो सभी के लिए क्या हो? कल्याणकारी। इसके लिए वह अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत पर स्थापित की जा सकती है। अब जॉन रॉल्स के अनुसार जो अज्ञानता का पर्दे का जो सिद्धांत है वह क्या है? तो जॉन रॉल्स की बुक का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ जस्टिस।
इसमें वह बताता है 2 सिद्धांत, एक तो अधिकतम स्वतंत्रता और राज्य द्वारा ऐसी आर्थिक व सामाजिक स्थितियां स्थापित की जाए कि प्रत्येक सबके लिए क्या हो, कल्याणकारी। इसके लिए वह अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत का उपयोग करता है। अब क्या है वह अज्ञानता का पर्दा? इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्ति अपनी स्वयं की विशिष्ट पृष्ठभूमि व स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपना विकास करते हैं। अर्थात यदि व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से उसका या उसके परिचितों का अच्छा बुरा नहीं होने वाला है, तो वह सदैव ही नैतिक नियमों के अनुसार ही कार्य करेगा। अतः जॉन रॉल्स समाज व राज्य के विकास के लिए ऐसे ही सिद्धांत को न्यायप्रद मानता है जिसमें लोग स्वयं ही अज्ञानता का पर्दा स्वीकार कर लेते हैं। अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत क्या है, एक बार वापस पढ़ रही हूँ, ध्यान से समझना। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्ति अपने स्वयं की विशिष्ट पृष्ठभूमि और स्थिति को, मतलब सब व्यक्ति अपने खुद की स्थिति या पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ही अपना विकास करते हैं। यदि व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य, व्यक्ति को यदि ज्ञान नहीं कि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से उसके परिचितों का अच्छा होगा या बुरा होगा, तो वह सदैव नैतिक नियमों के अनुसार ही कार्य करता है। और इस प्रकार राज्य के विकास के लिए इसी प्रकार ऐसे ही सिद्धांत न्यायप्रद होते हैं जिसमें लोग स्वयं ही अज्ञानता के पर्दे को स्वीकार कर लेते हैं और खुद ही नैतिक नियम मानने लग जाते हैं। न्याय की जो भारतीय अवधारणा है उसके अनुसार प्राचीन भारतीय अवधारणा में प्लेटो के सिद्धांत से मिलती जुलती ही है। मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज आदि ने न्याय को स्वधर्म से जोड़कर उसके कर्तव्यों का अभिबयान करवाया है। उनके अनुसार स्वधर्म की पालना से ही व्यक्ति के अधिकारों की उत्पत्ति निहित है। व्यक्ति यदि खुद के धर्म का पालन करता है तो वह अधिकार प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय विचारकों ने न्याय के कानूनी रूप को स्वीकार किया है। जहाँ प्लेटो के न्याय की अवधारणा मूलतः राजनीतिक और सामाजिक है, वहीं भारतीय चिंतन में न्याय के कानूनी रूप को भी स्वीकार किया गया। मनु और कौटिल्य ने न्याय की निष्पक्षता को राज्य की व्यवस्था का आधारभूत प्रवृत्ति माना है कि राज्य को न्याय के मामले में क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। न्याय के दो रूप। परंपरागत रूप से न्याय की 2 धारणाएं, नैतिक व कानूनी न्याय ही प्रचलित थी, परंतु अब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की अवधारणा भी महत्वपूर्ण हो गई है। और अब न्याय के विभिन्न टाइप पूछते हैं तो कानूनी और नैतिक के साथ हमको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा भी पढ़नी पड़ेगी। नैतिक न्याय क्या है? न्याय की मूल अवधारणा नैतिकता पर आधारित है। वे नियम जो प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों के अनुसार व्यक्ति को जीवन यापन करना ही नैतिक नियम है, जिसमें व्यक्ति नैतिक सत्य, अहिंसा, सदाचार, दया, उदारता आदि नैतिक गुणों से युक्त होकर आचरण करता है, तो वह नैतिक न्याय कहा जाता है। जब व्यक्ति राज्य के कानून का अनुसरण करे तो कानूनी न्याय। कानूनी न्याय पर दो बातें महत्वपूर्ण हैं कि एक तो सरकार द्वारा न्यायोचित कानून बनाने चाहिए और इन नियमों को सभी पर न्यायपूर्ण ढंग से लागू किया जाना चाहिए। ये कानूनी न्याय हो जाएगा। देखो, नैतिक न्याय में तो व्यक्ति नैतिकता के अनुसार आचरण करे, सत्य, अहिंसा, सदाचार, दया, उदारता आदि पर ध्यान दे। कानूनी न्याय के अंदर यदि व्यक्ति कानून के अनुसार अनुसरण करता है तो कानूनी न्याय है, जिसमें एक तो राज्य के द्वारा सभी न्यायोचित कानून बनाए जाए और उन कानूनों को सही ढंग से सभी पर लागू किया जाए। उसके बाद राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए संविधान और संवैधानिक शासन आवश्यक है। ऐसा न्याय केवल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ही प्राप्त किया जा सकता है। राजनीतिक न्याय में व्यक्ति को वयस्क मताधिकार, विचार, भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने और बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पद को प्राप्त करने का अधिकार होता है। एक राजनीतिक व्यवस्था में सभी को समान अधिकार व अवसर प्राप्त होने व अधिकार प्राप्त होने चाहिए। राजनीतिक न्याय भेदभाव और असमानता को अस्वीकार करता है। यह सभी व्यक्तियों के कल्याण पर आधारित होता है। तो राजनीतिक न्याय में वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, अभिभाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने और बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पद प्राप्त करने की स्वतंत्रता होती है। सामाजिक न्याय में समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार न हो, सभी को अपने व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर मिले, यही सामाजिक न्याय है। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय का सिद्धांत सामाजिक न्याय के
संदर्भ में ही प्रस्तुत किया। उसके अनुसार यदि समाज में सभी का विकास के समान अवसर नहीं मिलेंगे तो स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों का कोई अर्थ ही नहीं है। सामाजिक न्याय मिलना चाहिए सभी को। इस न्याय के तहत राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसी नीतियों का निर्माण करे जिससे एक समतामूलक समाज की स्थापना हो। आर्थिक न्याय के अनुसार समाज में आर्थिक समानता स्थापित होनी चाहिए। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई दूर होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को आर्थिक रूप से बराबर हो, परंतु व्यवहार में ऐसा अभी तक संभव नहीं हुआ है। आर्थिक न्याय धन संपदा के कारण उत्पन्न असमानता तथा गरीबी और अमीरी का विरोध करता है और इसे कम करने पर बल देता है। इसके अनुसार आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए राज्य को आर्थिक संसाधनों का वितरण करते समय व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए और व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित कर देना चाहिए। निष्कर्ष, न्याय के कितने रूप हो गए? 5। नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। निष्कर्ष पढ़ लेती हूँ मैं, आप समझ लो। न्याय की उपरोक्त सभी अवधारणाओं के अध्ययन से स्पष्ट हो जाते हैं न्याय वह है जो लक्ष्य प्राचीन काल में स्थापित किया गया था आज भी प्रासंगिक है। न्याय का सिद्धांत मूल रूप से सामाजिक रूप जीवन में लाभ और दायित्वों के तर्क संगत वितरण से संबंधित है। वर्तमान में न्याय की चर्चा ऐसे समाजों में ही प्रासंगिक है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं और अवसरों का अभाव हो और प्रचलित कानूनों, अधिकारों, स्वतंत्रता आदि में और अधिक सुधार की गुंजाइश हो। ठीक है बेटा, एक बार इसको और पढ़ लेना ताकि तुम्हारा चैप्टर क्लोज हो जाए। इसके क्वेश्चन आंसर करके मुझे चेक करवा देना।